हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, हम लेके आ चुके हैं टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन JNK RTI एक्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर आज हम टॉप 30 MCQs को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और साथ ही साथ सभी JKSSB एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड नहीं होंगे। हम आज के क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। When the RTI Act was first enacted in JNK, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जो RTI एक्ट था वो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में इनैक्ट कब हुआ या फिर लागू कब हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपने इसका मार्क करना है। ठीक है, वीडियो पास करके आंसर चाहे मार्क करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 7 जनवरी 2004। ठीक है, 7 जनवरी 2004 को RTI एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन JNK। क्लियर है गाइज, इस तरह से हम आज के आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो पास करके आप अपना खुद से आंसर मार्क करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन जो थे वो सही थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who was appointed as the first Chief Information Commissioner of JNK? काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। आपको बताना है Who was appointed as the first चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे किनको अपॉइंट किया गया था, पहला JNK का। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा GR सूफी। ठीक है, GR सूफी जो हैं उनको फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था वो अपॉइंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है गाइज, होप पहले दो क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन द JNK RTI एक्ट 2004 केम इनटू फोर्स, लागू तो ये हो गया था 7 जनवरी 2004 में। ठीक है, लेकिन ये फोर्स में कब आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस या केम इनटू फोर्स ऑन 30 जून 2005। ठीक है दोस्तों, ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। 30 जून 2005 को ये फोर्स में आया, वेयर एज 7 जनवरी 2004 को इसे इनेक्ट किया गया था सबसे पहले JNK में। और GR सूफी जो थे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे JNK के। क्लियर है गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर फिलिंग RTI एप्लीकेशन? अगर आपको RTI फाइल करनी है तो आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप किसी RTI एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के रिलेटेड, कोई आपका एग्ज़ाम था, कोई आपकी रिक्रूटमेंट थी, तो RTI एप्लीकेशन जो आप फाइल करते हो तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है वो आपको बताना है गाइस। तो याद रखिएगा 10 रुपीज़ विल बी द फीस। ठीक है, 10 रुपये जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहती है अगर आपको RTI एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी होगी तो। ठीक है दोस्तों, होप हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच लैंग्वेज वी कैन फाइल द RTI एप्लीकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में अगर हमें जो RTI एप्लीकेशन है वो अगर फाइल करनी है तो हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जो है एप्लीकेशन को जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपको बताना है। द लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में जो है आप अपनी जो RTI एप्लीकेशन है उसे फाइल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तीनों लैंग्वेजेस आप अच्छे से याद रखिएगा, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, ₹10 जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहती है RTI एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। दोस्तों एक बार जो हमसे आप क्वेश्चन पढ़ लोगे इनको आपने भूलना नहीं है, अभी के अभी ही इनको जो है अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी वे में यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, तभी मैंने जो थे MCQ आज नहीं लिए हैं। MCQ से जो है एक कन्फ्यूजन रहती है, अगर टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर्स आपको बता दिए जाए तो डायरेक्ट आपको याद रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है भाई, 10 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस हैं, तभी मैंने जो है ये क्वेश्चंस इस तरह से जो है लाए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर द पब्लिक अथॉरिटी टू रिप्लाई टू द RTI एप्लीकेशन? अब आपने जो RTI एप्लीकेशन फाइल की होती है तो जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उसके पास कितना टाइम फ्रेम होता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपकी जो RTI एप्लीकेशन है उसका जवाब जो है पब्लिक अथॉरिटी को देना ही देना है।
ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम आपने याद रखना है दोस्तों, और वो बताना है पहले खुद जो है इसका आंसर प्रोवाइड करिए हमें कि व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम रहता है जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो उसका रिप्लाई करने का आरटीआई एप्लीकेशन को। तो दोस्तों याद रखिएगा 30 डेज इज़ द टाइम फ्रेम, ठीक है। 30 डेज आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक अथॉरिटी टू रिप्लाई टू द आरटीआई एप्लीकेशन। 30 दिन का टाइम जो है पब्लिक अथॉरिटी को प्रोवाइड किया जाता है कि वो आरटीआई एप्लीकेशन का जो है वो रिप्लाई दे, ठीक है दोस्तों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When J&K RTI Act 2009 came into force, ऊपर हमने पढ़ा था 2004 का जो RTI एक्ट था वो कब फोर्स में आया था, तो वो आया था 30 जून 2005 में। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम वो है J&K RTI एक्ट 2009 जो है वो कब आया था फोर्स में J&K में, वो आपको बताना है गाइस। तो दिक्कत या फिर कन्फ्यूज़न आपने बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी है, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऊपर हमने 2004 का जो था RTI एक्ट उसके बारे में पढ़ा था, यहाँ पे है 2009 की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका 20 मार्च 2009, ठीक है। 20 मार्च 2009 को जो था J&K RTI एक्ट 2009 वो फोर्स में आया था, ठीक है दोस्तों। तो पीडीएफ आपको कल हम जब 30 क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट्स लगा के ए पार्ट और बी पार्ट लाएंगे, जब हम आरटीआई एक्ट का दोनों की इकट्ठी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार रिवीजन वहाँ से भी आप जरूर से कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम तो दोस्तों आप सब जानते हैं MK क्लासेस है, वहाँ से आपको हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स की जो डेली हम लेक्चर्स आपको देते हैं उनकी पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो एक बार नज़र जरूर लगा लीजिएगा पीडीएफ को ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो ये क्वेश्चन था कि व्हेन J&K RTI एक्ट 2009 जो है वो फोर्स में आया था, तो वो आया था 20 मार्च 2009 को। क्लियर है गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2009 का जो RTI एक्ट था उसकी कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग एन एप्लीकेंट मेक ए रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत जो एप्लीकेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन की मांग करता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि उसके जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कौन सी ऐसी सेक्शन है जो एप्लीकेंट को ये हक देती है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए उसके लिए जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो एप्लीकेंट होता है वो कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है रिक्वेस्ट कर सकता है टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो इसको चाहिए होती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 जो है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट आपका होता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन RTI एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the mode of payment of application fees for filing the RTI? आपको सब मैंने बताया कि 10 रुपये जो है फीस लगती है, लेकिन आप फीस पेमेंट किस तरह से करते हो, वो कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए वो आपको बताने हैं गाइस। तो यहाँ पर 3 मोड होते हैं, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और अगेंस्ट ए प्रॉपर रिसिप्ट, ठीक है। आप एक पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर रिसिप्ट बना के भी जो है आप इसकी फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हुए एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जो कि आपको RTI फाइल करने के लिए पे करनी पड़ती है, तो वो 3 वे होगी। कौन से? पोस्टल, बैंक ड्राफ्ट और अगेंस्ट ए प्रॉपर रिसिप्ट। तो फीस कितनी होती है दोस्तों? ₹10, ठीक है, 10 रुपये इसकी फीस रहती है। चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2009 पब्लिक अथॉरिटी इज बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट होता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग जो थी पब्लिक अथॉरिटी जो होती है वो उसको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। वो कौन सी जो है सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग जो है पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है टू द एप्लीकेंट, ठीक है। तो दोस्तों वो आपको बताना है कौन सी सेक्शन है, बताइए दोस्तों। तो वो है आपकी सेक्शन नंबर 3, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उसे जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है टू द एप्लीकेंट, और सेक्शन नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन J&K RTI एक्ट 2009?
आरटीआई एक्ट 2009 का जो था उसमें कितने चैप्टर्स थे टोटल, वो आपको बताने हैं। आप सब जानते हैं जो भी एक्ट होता है उसमें कुछ शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होती हैं और चैप्टर्स होते हैं। तो आपको बताना है JNK आरटीआई एक्ट 2009 का जो था उसमें कितने टोटल चैप्टर्स थे। तो गाइस याद रखिएगा, देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स इन JNK आरटीआई एक्ट 2009। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच सेक्शन प्रोवाइड एक्सेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब आपको बताना है वो सेक्शन जिस सेक्शन के अकॉर्डिंग पब्लिक अथॉरिटी के पास ये राइट रहता है कि वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, एक तो थी सेक्शन 3 कि जिसके अकॉर्डिंग जो है पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात करें हैं कि वो कौन सी सेक्शन है जिसके एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है ये। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कि अगर ये एक्सेप्शन आती है तो आप वो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती है इन्फॉर्मेशन। तो वो एक्सेप्शन कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपकी सेक्शन 8। ठीक है, अगर कोई भी दैट मीन्स यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इफ़ यू आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट फॉल्स इन सेक्शन 8 एंड 9। अगर सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 9 में अगर 9 के अकॉर्डिंग अगर आप कोई जो है इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के अंतर्गत या अंडर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो आपकी जो है फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि वो आपको जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो सेक्शन कौन सी है? सेक्शन यहाँ पे 8 यहाँ पर प्रोवाइडेड है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इफ़ इट रिलेट्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि अगर टाइम फ्रेम हमने तो ऐसे पढ़ा था कि जनरली जो है 30 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की लाइफ पे बात है या फिर लिबर्टी के ऊपर बात आती है तो ये टाइम फ्रेम जो है रिड्यूस करके कितना हो जाता है 48 आवर्स का। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ऐसे जनरली जो आरटीआई का रिप्लाई जो है वो 30 डेज़ का टाइम फ्रेम के अंदर आता है, लेकिन अगर किसी पर्सन की लाइफ या फिर लिबर्टी के ऊपर बात आती है तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है या फिर जो टाइम फ्रेम है जो कटकर 48 आवर्स का हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इफ इट रिलेट्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन, दैट इज 48 आवर्स होगा। क्लियर है गाइज? चलिए 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which section deals with the appointment of State Information Commissioner? State Information Commissioner की अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंतर्गत की जाती है ये आपको बताना है गाइस, बताइए। Which section deals with the appointment of State Information Commissioner? State Information Commissioner की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत की जाती है गाइस? तो वो की जाती है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो अपॉइंटमेंट है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की वो की जाती है, या फिर ये सेक्शन जो है डील करती है उस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, कौन सी सेक्शन आ गई आपकी? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। चलिए मूव करते हैं 15th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन के ऊपर। एज पर द आरटीआई एक्ट 2009 हु इज़ थर्ड पार्टी? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे पार्टी लिख लीजिएगा कि थर्ड पार्टी किसको हम कहते हैं आरटीआई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको बताना है। एज पर द आरटीआई एक्ट 2019 हु इज़ द थर्ड पार्टी? तो थर्ड पार्टी दोस्तों पता कौन होता है? ये होता है अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन सी होगी? जो सिटीजन नहीं है। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री का जो हमारे स्टेट का जो है वो सिटीजन नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, ए पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन इज अ थर्ड पार्टी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। जो अगले 15 क्वेश्चन है दोस्तों वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले 15 क्वेश्चन जो है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा आपके ऊपर ऐसे बर्डन ना हो जाए और आप जो है पिछले क्वेश्चन भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये हमने आज 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो अभी भी आपको याद है, और इनको एक से दो बार जो है अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। PDF आपको दोनों की इकट्ठी जो है हम कल शाम को प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो उसे जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जहाँ पर आपको डेली 5 लेक्चर जो हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसे जरूर से लाइक करिएगा, ताकि सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी जो है हमारे साथ रेगुलर बनी रहे दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।